स्वागत है दोस्तों आपका। मैं हूं विक्रम, आपका दोस्त, और आप सुन रहे हैं डॉन जी ऑडियो बुक। आज हम सुनेंगे डॉन जी का पार्ट 7। तो चलिए शुरू करते हैं। टोनी पार्कर और मोहनदासा का काफिला रेगिस्तान में आगे बढ़ा जा रहा था। 6 ऊंट थे काफिले में। 4 ऊंटों पर पार्कर, दासा, बसंत गोला और बूंदी बैठे थे। बाकी 2 ऊंटों पर पानी की मुश्कें और फावड़े कुदालें लाद रखी थी। उनके साथ 18 आदमी थे जो कि सामान उठाए चल रहे थे। जितेन भी चलने वालों के साथ था। उसने ऊंट पर बैठने की अपेक्षा चलना पसंद किया, परंतु बूंदी ने उसे कह रखा था कि वो जब भी ऊंट पर बैठना चाहे उसे बता दे। 6 आदमी ऊंटों को संभालने वाले अलग से थे। वो रेगिस्तान के रास्तों से भी अच्छी तरह से वाकिफ थे, परंतु उस वक्त गर्मी की वजह से बुरा हाल था। सब पसीने से तर हो रहे थे। सिर तप रहा था, बदन झुलस रहा था। गर्म हवाओं ने जैसे उनके शरीरों में आग लगा रखी थी। ऊंटों पर बैठे होने की वजह से वो रह रहकर पैदल चलने वाले आदमियों से आगे निकल जाते। फिर वो तब तक रुक जाते जब तक कि वो पास ना आते। इसी तरह उनका सफर जारी रहा था। काफी आगे बढ़ते हुए उन्होंने देवराज चौहान का छोटा काफिला काफी आगे बहुत आगे उन्हें देवराज चौहान का छोटा काफिला दिखाई दे रहा था। उस पर नजर रखे वो आगे बढ़े जा रहे थे। अपनी इच्छा से वो रुक भी नहीं सकते थे। रुकने की स्थिति में देवराज चौहान का काफिला उनकी इन निगाहों से ओझल हो सकता था। गर्मी से आग लगे रेगिस्तान ने उन सब का बुरा हाल कर रखा था। इन लोगों में 10 आदमी मोहनदासा के थे और 8 टोनी पार्कर के आदमी थे, परंतु इस वक्त वे सब एक हुए दिख रहे थे। टोनी पार्कर और मोहनदासा के ऊंट पास ही थे तो दासा कह उठा, पार्कर साहब, हम में ये तो तय हुआ पड़ा है कि 40% मेरा, 40 ही नागरिक का और 20 आपका हिस्सा रहेगा। अब वो बात खत्म हो चुकी है, टोनी पार्कर ने कहा। खत्म हो चुकी है? दासा ने पार्कर को देखा। मैं समझा नहीं। नागरे ने मुझे खबर करनी थी कि इस दौलत के बारे में वो क्या कर रहा है, परंतु उसने मुझे कोई खबर नहीं की और अकेला ही दौलत की तरफ जा रहा है। ऐसे में उसका 40% हिस्सा खत्म। 60 मेरा और 40 तुम्हारा। मोहनदासा मुस्कुराया, फिर बोला, नागरे क्या सोच रहा होगा, ये सोचा है आपने? वो सारी दौलत लेने के बारे में सोच रहा होगा, पार्कर ने कहा। सही कहा। वो सोच रहा होगा कि हम सबको मार देगा और सब कुछ उसका होगा। मेरे ख्याल में हम दोनों के अलावा सब ही यही ऐसा ही सोच रहे होंगे। टोनी पार्कर ने मुस्कुराकर कहा, देवराज चौहान को हम लोग भूल रहे हैं। वो नंबर 1 डकैती मास्टर है। उसने ही हमें पीछे आने का बुलावा दिया है। वो कम नहीं है। मेरा उससे 2-3 बार टकराव हो चुका है। वो बहुत तेज है। मतलब कि आने वाले वक्त में समस्या खड़ी हो सकती है। नागरिक किधर है, कोई अंदाजा है? पार्कर ने पूछा। ऊंट पर बैठे मोहनदासा ने हर तरफ नजरें घुमाई। हमारे पीछे, बहुत पीछे ऊंटों वाला कोई दल है। वो नागरे हो सकता है। क्यों? पूछा पार्कर साहब। अगर दौलत तक पहुंचने से पहले हम नागरे को खत्म कर दें तो आधी समस्या हल हो जाएगी। ये आसान नहीं है। नागरे कम नहीं है। उसके साथ गोपाल नाले जैसा खतरनाक इंसान रहता है। दासा बोला। वो हर हाल में दौलत पाना चाहेगा। मेरे ख्याल में वो भी हमें खत्म करने की सोच रहा होगा। नागरे को खत्म करना जरूरी है, टोनी पार्कर ने कहा। हमारे साथ काफी आदमी हैं। नागरे के पास भी आदमी बहुत होंगे पार्कर साहब। टोनी पार्कर ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। बहुत दूर ऊंटों की स्थिति का आभास हुआ। मैं तुम्हें नागरे को खत्म करवा के दिखाऊं? पार्कर ने कहते हुए वापस गर्दन घुमाई। वो खत्म हो जाए तो सच में ही हमारी समस्या हल हो जाएगी। वो खत्म हो जाए तो सच में ही हमारी समस्या हल हो जाएगी। सिर्फ देवराज चौहान से निपटना बाकी रह जाएगा, दासा ने कहा। टोनी पार्कर ने मोहन दासा को देखा। मोहन खान और त्रेहन नहीं रहे। तू मेरे पास वापस क्यों नहीं आ जाता दासा? अब तो मेरा अपना गैंग है। उसे छोड़ना आसान भी नहीं। मेरे लोग क्या कहेंगे? उन्हें भी ले आ। मेरे धंधे फैले हैं। वो
वो भी ले आ। मोहनदासा ने पार्कर को देखा, फिर शांत स्वर में बोला, पार्कर साहब, आप तो मेरा वजूद ही खत्म कर देना चाहते हैं। मैं आपसे आ मिला तो लोग मुझे नौकर समझेंगे आपका। मेरा नौकर बनना अंडरवर्ल्ड में गर्व की बात है। नहीं पार्कर साहब, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मेरे लायक कोई काम हो तो कह दिया करो, कर दूंगा। तेरी मर्जी दासा, मैंने तो तेरे को बढ़िया ऑफर दी थी, टोनी पार्कर ने कहा। तो मिलने वाली दौलत में मेरा हिस्सा 40% होगा, मोहनदासा ने कहा। क्या तुम ज्यादा चाहते हो? नहीं, 40 ही चाहता हूँ। तुम्हें इतना जरूर मिलेगा, टोनी पार्कर ने कहा। मोहनदासा ने फिर कुछ नहीं कहा। टोनी पार्कर ने जितेन को इशारे से पास बुलाया। जी पार्कर साहब, मैं मैंने तेरे से कहा था कि इस काम के बाद तू मोहम्मद खान की जगह लेगा, पार्कर बोला। जी, मेरी बात अब भी अपनी जगह कायम है, पर इस बार अपने को साबित करके दिखा। कैसे? पीछे नागरे अपने लोगों के साथ आ रहा है। ऐसे में नागरे को खत्म करना पड़े तो कैसे करेगा? जितेन फौरन कुछ नहीं कह सका। क्या सोचता है? पार्कर बोला। जितेन के चेहरे पर आया पसीना बांह से पोंछते हुए ऊंट के साथ चलने का प्रयास जितेन चेहरे पर आया पसीना बांह से पोंछते हुए ऊंट के साथ चलने का प्रयत्न कर रहा था। नागरे अपने लोगों से घिरा हुआ है, ऐसे में उस पर हाथ डालना गलत होगा। मोहम्मद खान तो ये फौरन कर देता। इस स्थिति में वो भी सोचता, उसे भी परेशानी होती। जितेन ने सोच भरे स्वर में कहा, मेरे ख्याल में ये काम तब करने की कोशिश की जा सकती है जब कहीं पड़ाव डाला जाए। हम शाम को कहीं तो रुकेंगे पार्कर साहब। देवराज चौहान का दल रुकेगा तो हम भी रुकेंगे, तब पीछे वाले भी रुकेंगे। तब इस बारे में कोशिश की जा सकती है। रात के अंधेरे का फायदा उठाया जा सकता है। तो आज रात तूने ये काम करना है। बूंदी को ऊंट से उतार दे, तो ऊंट पे बैठ जा। तो आज रात तूने ये काम करना है। बूंदी को उतार दे, तू ऊंट पे बैठ जा। तेरे को थकना नहीं चाहिए। रात तूने नागरे को खत्म करना है। जितेन पीछे होता चला गया। मोहनदासा मुस्कुराकर पार्कर से बोला, इन हालातों में नागरे खत्म हो गया तो सबसे बढ़िया रहेगा। जितेन सब काम करने का हौसला रखता है, पार्कर ने कहा। जरूर रखता होगा। मुझे विश्वास है कि वो आज रात नागरे को खत्म भी कर देगा। ये काम वो अकेला करेगा या बसंत गोला को उसके साथ कर देते हैं? पार्कर ने मोहनदासा को देखा। मैं ये राय नहीं दूंगा। गोला को मैं इस मामले से दूर रखना चाहता हूं, दासा ने कहा। डरता है कि कहीं? पार्कर साहब, गोला को मैं देवराज चौहान से निपटने के लिए सलामत रखना चाहता हूं। अभी ऐसे बुरे वक्त आने वाले हैं कि हमें अपने आदमियों की सख्त जरूरत पड़ेगी। तब के लिए हमें कुछ आदमी बचाकर रखने चाहिए। टोनी पार्कर मुस्कुराया, परंतु उसने कहा कुछ नहीं। काफिला आगे बढ़ता रहा। अगला दृश्य। नागरे नागरे के दल में 8 ऊंट थे। 8 ही ऊंटों की नकेल थामने वाले थे। नागरे गोपाल नाले और उदयराम ऊंटों पर बैठे थे और बाकी के 5 ऊंटों पर खाने पीने का सामान और कुदाले फावड़े लदे थे। नागरे के 10 आदमी साथ थे। वो आगे जा रहे थे। टोनी पार्कर और दासा के काफिले पर निगाहें टिकाए बढ़ रहे थे। धूप गर्मी से वे सब बहुत परेशान थे। सिर पर चढ़ा सूरज जैसे उनके शरीर को खाए जा रहा था। सबसे ज्यादा गर्मी से बेहाल तो स्वयं नागरे ही था। उसने उसे ऐसी गर्मी सहने की आदत नहीं थी। अगर बड़ी दौलत की बात न होती तो कब का उसने ये काम छोड़ दिया होता। परंतु बड़ी दौलत की उसे सख्त जरूरत थी। उसे सिंथेटिक आदमियों की फौज तैयार करनी थी। उसके वैज्ञानिक भाई मुरारे ने सिंथेटिक आदमी तैयार कर देने थे जो सामान्य लोगों जैसे ही लगते। दोस्तों, ये सब जानने के लिए आप हमारा पिछला ऑडियो बुक 100 माइल्स सुन सकते हैं। उन सिंथेटिक मानवों के दम पर नागरे को अंडरवर्ल्ड नहीं, देश की सरकार को भी झुकाना था। नागरे बहुत लंबी सोच के साथ प्लानिंग किए हुए था कि इस बारे में इसके साथ क्या क्या काम बाकी है। परंतु अपने सपनों को साकार करने के लिए ढेर सारी दौलत की जरूरत थी उसे, और वो मुगल बादशाह की दौलत हर हाल में हासिल कर लेना चाहता था।
नागरे ने ऊंट पर बैठे बैठे गर्दन घुमाई और 10 कदम दूर गोपाल नाले को देखा जो ऊंट पर बैठा था। तेरे को पता है नाले कि मुरारे भी इधर ही है, रेगिस्तान में। नागरे ने कहा। मुरारे भाई इधर? गोपाल नाले के होंठ से निकला। आपको कैसे पता? मुरारे का ही फोन आया था, तेरे को बताना भूल गया। मुन्नी भी है उसके साथ। मुन्नी मैडम ही मुरारे को इस मामले में खींच लाई होगी, नाले बोला। हाँ, वो ऐसा है तो उन्हें हमारे साथ ही चलना चाहिए था। मुन्नी अपने ही मिजाज की है, वो मुरारे के साथ अकेले ही आना चाहती थी। मुरारे भाई से मिले आपको कितनी देर हो गई? गोपाल नाले ने पूछा। काफी देर हो गई। आखिरी मुलाकात वही थी जब उसने बेहोश देवराज चौहान के कंधे का ऑपरेशन किया, उसमें डिवाइस रख दिया था। उसके बाद तो मैंने मुरारे को मुन्नी के पास भेज दिया था और मुन्नी से कह दिया था कि मेरे भाई का ख्याल रखे। मुरारे से बहुत प्यार है मुझे, वो मेरा भाई। जानता हूँ नागरे साहब कि आप मुरारे को कितना चाहते हैं। मुरारे को अमेरिकी पुलिस में से मुरारे को अमेरिकी पुलिस से मैं कैसे बचाकर हिंदुस्तान लाया, ये मैं ही जानता हूँ। सीआईए तो अभी भी मुरारे भाई को तलाश कर रही है। मुरारे भाई जैसा काबिल वैज्ञानिक अमेरिका ने अपनी गलती से खो दिया। सीआईए तो इंडिया में भी मुरारे भाई के लिए आप सब पर नजर रख रही होगी। नागरिक के पसीने से भरे चेहरे पर मुस्कान उभरी। सीआईए को मुरारे की हवा भी नहीं मिल पाई, नागरिक कह उठा। मैंने मुरारे के चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवाकर उसका चेहरा बदल दिया कि अमेरिका वाले उसे पहचान ना सके और मुरारे को भी छिपकर न रहना पड़े और जहां घूमना चाहे घूमे। अभी तक मुरारे रात घूम रहा है, मजे में है। आपको बहुत दिनों से फोन नहीं किया मुरारे भाई ने। मुन्नी ने उसे व्यस्त कर रखा होगा। नागरे ने पसीने से भरे चेहरे से वहां से पसीना पहुंचा। जब मुरारे भाई सिंथेटिक आदमियों की फौज तैयार कर देगा तो हर तरफ अपना ही नाम होगा। नागरे मुस्कुराता रह गया। नागरे साहब, गोपाल नाले कह उठा, मुझे ही नहीं लगता कि हम आसानी से दौलत पा लेंगे। तुम सही कहते हो। नागरे ने आगे दूर देखा। बहुत आगे पारकर दासा का दल जा रहा था। मेरे ख्याल में ये गलत हुआ जो दासा और पारकर एक हो गए। ये तो हमें पता भी नहीं चलता, परंतु हमारे आदमियों ने सुबह उन्हें एक साथ देखा। दासा और पार्कर का साथ ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला, गोपाल नाले ने कहा। दोनों एक दूसरे को खत्म कर देना चाहते हैं ताकि दौलत की तरफ दौड़ता एक कम हो जाए। दोनों धूर्त हैं, लेकिन वो हमारे लिए तो समस्या खड़ी कर सकते हैं। नाले, तू उन्हें खत्म करने की क्यों नहीं सोचता? सोच चुका हूं। क्या सोचा नाले? सोचकर इसी नतीजे पर पहुंचा कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए। नाले मुस्कुराया। क्या मतलब? नागरे साहब, वो दोनों शैतान आपस में मिल चुके हैं। ऐसे में वो आपको खत्म करने की सोचेंगे। नागरे के दांत भिज गए। उनके आदमी जल्द ही हमारे पास आएंगे, आपकी जान लेने के लिए। ये काम वो रात को ही करेंगे, जब सब आराम के लिए रुकेंगे। नागरे कह उठा। मेरा भी यही ख्याल है, गोपाल नाले बोला। उन दोनों की दोस्ती ही इस दम पर हुई होगी कि मुझे खत्म कर दिया जाए। नागरे की आवाज में कठोरता आ गई। जल्द ही वे आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे या फिर एक दूसरे को मार भी देंगे। पर नाले, उन दोनों को खत्म करना जरूरी है। अभी नहीं, अभी उन्हें कुछ नहीं कहना है। नाले सोच भरे स्वर में बोला। नागरे साहब, पहले उन्हें दौलत तक पहुंच जाने दीजिए। तब तक दोनों में फूट पड़ चुकी होगी, क्योंकि उनमें से कोई भी नहीं चाहेगा कि दौलत का दूसरा भी हिस्सेदार हो। देवराज चौहान की ज्यादा समस्या नहीं है, उस पर तो हम आसानी से काबू पा लेंगे। ये सफर कितना लंबा है? उदयराम ने बताया तो था कि देवराज चौहान ने उससे बोला था कि रेगिस्तान में कई दिन लग सकते हैं। तभी पीछे कुछ आवाजें उभरी। दोनों ने गर्दन घुमाकर देखा। एक आदमी रुक गया था और दो आदमी उसे चलने के लिए कह रहे थे। जल्दी हुए आदमी पुनः चल पड़ा। क्या बात है? नाले ने पूछा। वो बहुत देर से कह रहा है कि उसे भूख लगी है, दूसरे आदमी ने कहा। उसे समझा दे कि दोबारा रुका या भूख लगने का नाम लिया तो मरेगा, नाले ने खतरनाक स्वर में कहा। इसके बाद ये मुद्दा दोबारा नहीं उठा। नाले, नागरे ने सोच भरे स्वर में कहा। दौलत मिलने के बाद देवराज चौहान को खत्म करना बहुत जरूरी है।
वो मेरा प्लान जानता है कि मैं सिंथेटिक आदमियों की फौज तैयार करने वाला हूँ। ये बात उसने वक्त से पहले बाहर निकाल दी तो समस्या खड़ी हो जाएगी। मुरारे के लिए भी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। इसलिए देवराज चौहान को खत्म करना ठीक होगा। अगला दृश्य। चंकी गर्मी से बुरे हाल में पहुंच चुकी चांदनी तड़प कर बोली, यहाँ तो बहुत गर्मी है। चंकी और चांदनी दो अलग अलग ऊंटों पर सवार थे। दो आदमी ऊंटों की नकेल को पकड़े आगे बढ़ते जा रहे थे। चांदनी ने अपने सिर पर छाता ले रखा था। चेहरे पर कर रखा मेकअप तो कब का पसीने से धुल चुका था। अब उसका जैसा है ऐसा ही है वाला चेहरा स्पष्ट नजर आ रहा था। उसे देखकर पेड़ पर बैठी बंदरिया की याद आ जाती थी। ऊपर से उसने जो छाता ले रखा था, बची खुची कसर उसने पूरी कर दी थी। वो जीन्स की पैंट और स्कीवी पहने थी जो कि पूरी तरह से पसीने से भर चुकी थी। और वो चंकी पर बुरी तरह से खफा थी कि वो उसे कहाँ ले आया। चंकी, ऊंचे स्वर में बोली चांदनी, जबकि चंकी की निगाह काफी आगे नागरे के काफिले पर थी। सुन रहा हूं, चंकी ने कहा। क्या सुन रहा है? मैंने सुनने को नहीं कहा, वापस चलने को कहा है। चांदनी झल्लाई। तू वापस जा। और तू? मैं काम पर हूं, मेरा वापस जाना संभव नहीं। तपती रेत के बीच तू क्या काम करेगा? शाम तक तो तू भुना मुर्गा बना होगा। मुझे आदत है गर्मी सर्दी की। काम के वक्त मुझे कोई भी तकलीफ महसूस नहीं होती। ऊंट पर बैठे बैठे तो मेरी पीठ भी दुखने लगी। मेरे प्यारे चंकी, चल वापस चलते हैं। चांदनी मुंह लटका कर बोली। माँ भी हमारी वापसी का इंतजार कर रही होगी। उसने हमारी शादी की तैयारियां भी। मैंने तेरी माँ से कह दिया था कि इस काम के बाद तेरे से शादी करूंगा। तेरे से भी कहा था। लेकिन तपते रेगिस्तान में मुझे शादी से पहले लाने की क्या जरूरत है? थोड़ी सी मेहनत के बाद हमें बहुत बड़ी दौलत मिलेगी। सारी जिंदगी मजे से कटेगी। तेरे पास पैसा है तो? 12 करोड़ तूने मोहनदासा से लिया था, वो कहाँ गया? रखा है। हमारी जिंदगी तो उसी से कट जाएगी। मेरे पास 40 करोड़ रखा है। चंकी सामने नजरें दौड़ाता बोला। तो फिर क्या चिंता है? इतने से मेरी जिंदगी नहीं कटेगी। मेरी कट जाएगी। तो वह 40 मुझे दे दे, लेकिन यहां से वापस चल, वरना शाम तक तो मैं मर जाऊंगी। चंकी ने कोई जवाब नहीं दिया। चंकी, चांदनी ने ऊंचे स्वर में कहा। चुप रह। क्यों चुप? चुप रह, चंकी ने कठोर स्वर में कहा। मुझे परेशान किया तो तुझे यही रेगिस्तान में छोड़ जाऊंगा। सच चंकी, चांदनी मुंह लटका कर बोली। जुबान बंद रख, मुझे काम करने दे। साथ आई है तो मेरा साथ दे। सख्त था चंकी का स्वर। मेरी पीठ, चांदनी करा उठी। ये ऊंट तो चलता भी ऐसे है कि कमर में झटके लगते हैं। अच्छा तो ये बता, कब तक इसी तरह ऊंट पर बैठा रहने पड़ेगा? मेरे नीचे भी तकलीफ हो रही है। कुछ तो मेरा ख्याल कर। अगला दृश्य। देवराज चौहान का 6 लोगों का काफिला बिना रुके आगे बढ़ा जा रहा था। शाम ढल आई थी, परंतु गर्मी से उनका गला सूख रहा था। होठों पर सूखी पपड़ी जम गई थी। पानी पीने से गर्मी से कोई राहत नहीं मिल रही थी। गला बार बार सूखा जा रहा था। होठों पर जितनी भी जीभ फेर ले, पपड़ी वहीं टिकी थी। चेहरे का रंग भी अब तांबे जैसा दिखने लगा था। इस गर्मी झुलसती धूप में रिम्मी जैसे हुस्न का अंगारा लगने लगी थी। उसके चेहरे पर आकर्षण की कशिश तेज हो गई थी। सब बुरे हाल में थे, परंतु चुप थे। ज्यादा से ज्यादा सफर तय कर लेना चाहते थे। सूरज अब छिप चुका था, परंतु रेगिस्तान अभी भी तप रहा था। गर्म हवाएं अब थम गई थी। शाम का रंग आना बाकी था। आसमान में अभी भी लाली व्याप्त थी। किसी ने दिन भर के रास्ते में कुछ भी नहीं खाया था, और न ही इतनी गर्मी में खाने का मन था। उन सबको इंतजार था शाम के आने का, और वो आ गई। सूर्य के गायब हो जाने से सबको बहुत ही राहत महसूस हुई थी, परंतु तब तक वातावरण में दिन की तपिश बाकी थी, और इसलिए तब तक चैन नहीं मिलने वाला था जब तक यह तपिश खत्म न हो जाती। वो थक चुके थे, लेकिन अभी भी वो चलते रहना ही चाहते थे। मामचंद ने मामचंद ऊंट की नकेल पकड़े हरबंस के पास पहुंचा। क्यों भाई, मेरी बोतलें तुम्हारे ऊंट पर लादी हैं, वो टूटी फूटी तो नहीं होंगी? नहीं टूटी होंगी साहब जी।
हरबंस ने थके स्वर में कहा। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन ये दिल है, डर से धड़कता ही रहता है, मामचंद ने कहा और तेज तेज कदमों से चलकर देवराज चांद के पास पहुंचा। देवराज चांद भाई, तुमसे नाराज हूं मैं। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम ही हिंदुस्तान के जाने माने डकैती मास्टर देवराज चाहन हो। पता नहीं क्यों मुझे विश्वास नहीं आ रहा कि तुम ही डकैती मास्टर देवराज चाहन हो। जो तूने विश्वास करके क्या करना है? पीछे से सोहनलाल बोला। चुप कर, मैं तेरे से बात नहीं कर रहा, मामचंद ने बिना पीछे देखे कहा। फिर देवराज चौहान से बोला, माना कि तुम ही डकैती मास्टर देवराज चौहान हो, पर तुम मुझे शरीफ लगे थे। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि उस दौलत में से मेरा हिस्सा दोगे ना? 2-3% वाला हिस्सा। और अगर काम ना बना तो पल्ले से 1 करोड़ दोगे? हाँ। क्या हाँ? मामचंद सकपकाए स्वर में कह उठा। तुम्हें जो जबान दी है वो पूरी होगी। अगर वो ही 25% लेना चाहूं तो? तुम जो ऑफर लेना चाहते हो ले लो। देवराज चौहान का स्वर शांत था। बातों के दौरान वो तेजी से आगे बढ़े जा रहे थे। मुझे वही ऑफर मंजूर है, जगमोहन वाली। 2-3% या 1 करोड़, मामचंद बोला। तभी देवराज चौहान ने गिरधर को पुकार कर पूछा, आज हम कितना रास्ता तय कर लेंगे उस मीनार तक पहुंचने के लिए? आधा या आधे से जरा सा ज्यादा। मतलब कि कल हम पीले रेगिस्तान में बनी मीनार तक पहुंच जाएंगे? देवराज चौहान बोला। हाँ। गिरधर ने सिर हिलाया। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम रेगिस्तान में बनी भूल भुलैया को कभी नहीं देखा? देवराज चौहान ने पूछा। मैंने क्या, हरबंस ने भी नहीं देखी। देवराज चौहान ने फिर कुछ नहीं कहा। तुम थके नहीं हो? गिरधर बोला। तुम थक गए हो? बहुत। दिन भर की गर्मी ने जान ले रखी है। रात को मौसम ठीक हो जाएगा, ठंडी हवाएं चलेंगी। रुकना कब है? कुछ देर बाद, जब शाम गहरी होने लगेगी। देवराज चौहान बोला। हम सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं ना? चिंता मत करो, रेगिस्तान में मैं दिशा भटकने वाला नहीं। फिर हरबंस भी साथ है तो सब ठीक है, गिरधर ने कहा। अगला दृश्य। बस, चंकी ऊंचे स्वर में बोला, रुक जाओ। ऊंट वाले नकेल पकड़े रुकते चले गए। चंकी की निगाह दूर सामने थी। आगे जाता काफिला भी रुक गया था। शायद अब हमें रुकना है, चंकी ने कहा और ऊंट से छलांग लगाकर नीचे आ गया। चांदनी पस्त हाल में ऊंट पर ही चढ़ी बैठी थी। ऊंटों से जरूरत का सामान उतारो, तंबू लगाओ, चंकी ने ऊंट वाले से कहा। चंकी, ऊंट पर बैठी रुआंसी सी चांदनी कह उठी, मुझे नीचे उतारो। चंकी ने उसे नीचे उतारा। चांदनी इस वक्त पूरी बंदरिया लग रही थी। धूप और थकान की मार ने उसे बेहाल कर दिया था। मेकअप धुल जाने से उसका असली चेहरा झलक रहा था, परंतु चंकी के लिए वो हूर थी, क्योंकि चंकी भी पूरा बंदर ही लगता था। ये ऊंट तो तुमसे भी ज्यादा झटके मारता है। मेरी तो कमर ही टूट गई। तेरी नहीं टूटी? नहीं। चंकी ने शांत निगाहों से चांदनी को देखा। तेरे को आदत होगी, तू पहले भी ऊंट पर बैठा है ना? हाँ। यहाँ चादर बिछवा दे, मैं आराम करूंगी। तंबू लगने में तो वक्त लगेगा। एक ऊंट वाला ऊंट पर लदा सामान उतार रहा था। चंकी ने दूसरे से कहकर रेत पर चादर बिछवा दी। चांदनी पीठ के बल चादर पर लेटी। रेगिस्तान में हवा रुक गई थी। शाम गहरी हो रखी थी। ऐसे में लेटना अच्छा लग रहा था। चांदनी ने आंखें बंद कर रखी थी। चंकी आगे के काफिले को देख रहा था। वो भी ऊंटों से सामान उतार रहे थे। चंकी, चांदनी ने आंखें खोली, आज मुझे विस्की पिलाएगा? पी लेना, चंकी ने उसकी तरफ देखे बिना ही कह दिया। फिर वो भी, वो कुछ नहीं, पी के आराम से सो जा, यहाँ ऊंट वाले भी हैं, चंकी बोला। थोड़ा सा कर। नहीं, कम से कम मुझे बाहों में तो ले लेना, चांदनी झिल्लाई। मुझे अच्छा लगता है। चंकी खामोश रहा। मैं माँ को फोन कर लूं? चांदनी ने जेब से फोन निकालना चाहा तो चंकी बोला, यहाँ से फोन नहीं लगेगा, मोबाइल टावर इधर नहीं है कहीं भी। क्या, फोन नहीं लगेगा? चांदनी हड़बड़ा कर उठ बैठी। माँ से बात ना हुई तो फिर वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगी कि कोई उसकी बेटी को भाग कर ले गया है।
तेरे को तो पता है कि माँ मेरी बहुत चिंता करती है। उसे पता है तू मेरे साथ है। चंकी चांदनी के पास आया और चादर पर बैठ गया। चांदनी ने उसका हाथ थाम लिया। तू कितना अच्छा है चंकी। चंकी मुस्कुराया। माँ बहुत खुश होती है कि उसे तेरे जैसा पैसे वाला दामाद मिला। अभी शादी नहीं हुई, कसर क्या बची है। ढोल पीटने ही बाकी हैं, वो भी पीट देंगे। तो इसी तरह मेरा ख्याल रखेगा सारी उम्र। चंकी मुस्कुराया। मुंह से बोलना, सब ठीक रहेगा। ये दौलत हासिल कर लूं, उसके बाद हम आराम से रहेंगे। चंकी ने कहा। रात को पी के मुझे प्यार करेगा ना? देखना कहीं देखना नहीं करना। आज तो थकान से जिस्म टूट रहा है, तो जिस्म सीधा कर देगा, नींद चैन से आ जाएगी। मेरी खुराट तो तूने सुनी रखी है, जब मैं खुश होती हूँ तो रात को खराटे मारती हूँ। मुझे खुश करेगा ना? चांदनी तू वो देख, उधर तंबू लग रहे हैं। रात को तंबू में मजा आएगा। पहले पीते हैं यहीं चादर पर बैठ के, फिर खाना खाएंगे। फिर मेरा चंकी कितना अच्छा है। कहने के साथ चांदनी झपटी और चंकी का मुंह चूम लिया, फिर कह उठी, रेत भरी पड़ी है तेरे चेहरे पर, साफ तो कर ले। अगला दृश्य। टोनी पार्कर और मोहनदासा का काफिला कब का रुक चुका था। अंधेरा हो चुका था। रात बिताने के लिए टेंट लगा दिए गए थे। खाना हो चुका था। टेंटों में रोशनी के लिए लालटेन जल रही थी। अब तो रेगिस्तान में हवा बहनी भी बंद हो चुकी थी। सॉरी, अब तो रेगिस्तान में हवा बहनी भी शुरू हो चुकी थी। धूप में रेत जितनी जल्दी गर्म होती है, शाम होने पर उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तभी तो बहने वाली हवा में ठंडक का एहसास होने लगा था। तंबू तीन चार ही लगाए थे, बाकी लोग रेत पर ही चादर बिछा कर जा लेटे थे। दो आदमी अगले 3 घंटों तक जागकर आगे के काफिले पर नजर रखेंगे कि वो वहां से आगे तो नहीं बढ़ते। 3 घंटों बाद दो अन्य आदमी इस बात पर नजर रखेंगे। आगे के काफिले में जल रही लालटेन की मध्यम सी रोशनी की कभी कभार झलक मिल जाती थी। आसमान साफ था और चांद पूरा निकला हुआ था। चंद्रमा की रोशनी में आगे वाले काफिले की मौजूदगी का स्पष्ट एहसास हो रहा था। जितेन खाना खाने के बाद तंबू में आराम कर रहा था कि टोनी पार्कर ने उसे पुकारा। जितेन फौरन बाहर निकला। सामने ही पार्कर खड़ा था। आराम कर रहा है? टोनी पार्कर ने मुस्कुरा के पूछा। यूं ही लेटा था। जितेन कह उठा। थक गया है या रात को नागरिक का काम करेगा? मैं पूरी रात काम कर सकता हूं पार्कर साहब। टोनी पार्कर ने जितेन के कंधे पर बांह रखी। दोनों धीमे धीमे आगे बढ़ने लगे। जितेन, पार्कर प्यार भरे स्वर में बोला, रेहन और मोहम्मद खान के बाद मेरे पास एक तू ही बचा है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि तेरे में भरपूर काबिलियत है। मैं चाहता हूं मोहम्मद खान की तरह तू संभाल सारे काम संभाल कर मेरे कंधों से बोझ हल्का करे। जब तक जब तक मोहम्मद खान रहा, मेरे कंधों पर बोझ नहीं रहा। अब क्या तू मेरे कंधों से बोझ हल्का करेगा? हाँ पार्कर साहब, मैं आपकी पूरी सेवा करूंगा। जितेन ने कहा। मैं जो कुछ कहूं उसे पूरा करता जा। मेरा दिल जीत ले, मुझे खुश कर दे। आज नागरे को खत्म कर दे जितेन। जरूर करूंगा पार्कर साहब। टोनी पार्कर की पीछे की तरफ निगाह उठी। दूर नागरे के रुके काफिले में से मध्यम सी रोशनी हो रही थी। उसके कंधे से हाथ हटाकर पार्कर ने अपना चेहरा रगड़ा और बोला, ज्यादा दूर नहीं है नागरे, 1 किलोमीटर के फासले पर होगा। तू बूंदी को अपने साथ ले जा। दोनों मिलकर यह काम करना। दिन भर के तपिश वाले सफर के बाद सब थके टूटे सो रहे होंगे। मेरे ख्याल में आधी रात का वक्त ठीक रहेगा। नागरे टेंट में सो रहा होगा। 2 पैक जरूर लगा रखे होंगे आज उसने। लेकिन ये चांदनी रात है। चंद्रमा पूरा निकला है। जरा संभल कर आगे बढ़ना कि वो लोग दूर से देख न लें। क्या बजा होगा अब? 10 के आसपास का वक्त होगा। तू 12 बजे यहां से बूंदी के साथ चलना। वैसे तो तू समझदार है, फिर भी बता देता हूं कि नागरे के काफिले की तरफ सीधे मत जाना। यहां से घूम कर दूर का चक्कर लगाकर
उस तक दूसरी तरफ से घूमकर पहुंचना। नागरे के तंबू में घुसकर शूट करना या चाकुओं से मारना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे मारकर तू सीधा इस तरफ दौड़। चाकू से मारना ठीक रहेगा पार्कर साहब, जितेन ने धीरे स्वर में कहा। शोर नहीं होगा और हमें भाग कर आने का पूरा वक्त मिल जाएगा। वहां गोपाल नाले भी है, वो बहुत खतरनाक है, आप तो उसे जानते ही होंगे। ठीक है, उसे चाकू से मारना और खिसकाना। बूंदी के साथ बैठकर मैं कोई प्लान तय कर लेता हूँ, जितेन ने गंभीर स्वर में कहा। कर। टोनी पार्कर ने उसका कंधा थपथपाया। मेरी सारी उम्मीदें तुझ पर टिकी हैं जितेन। अब सब कुछ तूने ही संभालना है। मुझे पता लगा कि तूने शादी भी कर रखी है। नीलम नाम है उसका। खुश है उसके साथ? खुश हूं नीलम के साथ, वो अच्छी लड़की है। तेरे को रहने के लिए बड़ा बंगला दे दूंगा। जा, आज रात काम निपट। जितेन पार्कर के पास से हट गया। वो कुछ ही आगे गया था कि मोहन दासा मिल गया। क्या तलाश कर रहा है? दासा ने मुस्कुराकर पूछा। अपने साथी बूंदी को। पार्कर ने कहा तुझे नागरे को खत्म करने को? हाँ, जितेन दबे स्वर में बोला। तो दिन की बात पार्कर भूला नहीं, मोहन दासा ने कहा। मैं तेरे को बता दूं कि पार्कर तेरे को बकरा बना रहा है। तू नागरे को मारने में सफल रहा तो भी बढ़िया। अगर तू खुद मारा गया तो पार्कर को इस बारे में जरा भी परवाह नहीं होगी। जानता हूं। तू क्या सोचता है कि पार्कर तेरे को मोहम्मद खान की जगह दे देगा? कभी नहीं। वैसे भी तू मोहम्मद खान की जगह के काबिल नहीं है। जानता हूं, शांत स्वर में जितेन ने कहा। इस वक्त पार्कर तेरे से सिर्फ यही चाहता है कि तू नागरे को खत्म कर दे। इनकार भी तो नहीं कर सकता उसे ये काम करने से, जितेन ने धीमे स्वर में कहा। ये तू जान, पर तेरे को एक बात बता दूं कि जब तू लौटेगा तो टोनी पार्कर तेरे को जिंदा नहीं मिलेगा। चांदनी रात में जितेन ने चौंक कर मोहन दासा को देखा। समझा नहीं? समझा। जितेन ने गहरी सांस ली। तेरे को पार्कर के मरने से कोई एतराज नहीं? मैंने तुझे अपना दोस्त कहा है जितेन, दासा बोला। तू मेरा दोस्त बनकर मेरे साथ काम करना, भाइयों की तरह। ठीक है। अगला दृश्य। नागरे 3 पैग लगा चुका था और खाना भी खा लिया था। रात के 10 बज रहे थे। गोपाल नाले वहां पहुंचा। तूने पैग लगाया कि नहीं? नागरे ने उससे कहा। नहीं नागरे साहब, मैं रात के पहरे पहरे की सेटिंग कर रहा हूं। पहरा रखेगा रात को? बहुत जरूरी है, नाले ने कहा। पार्कर दासा अपने आदमी भेज सकते हैं आपको मारने के लिए। इतनी हिम्मत नहीं है उसमें, वो तो। मैं आपकी तरह नहीं सोच सकता नागरे साहब, गोपाल नाले बोला। मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। क्या इंतजाम किया तूने? कर दिया। आप निश्चित होकर रात बिताइए। तू सच में कमाल का है नाले, हमेशा दूर की सोचता है। तेरे को पता है जब सिंथेटिक आदमियों को फौज में तैयार कर लूंगा तो हिंदुस्तान के अंडरवर्ल्ड में मेरा ही नाम होगा। तब मेरी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। मैं जानता हूं आप सच कह रहे हैं। मुझे उस दिन का इंतजार है, गोपाल नाले मुस्कुराकर बोला। मुरारे भाई का आविष्कार हैरत अंगेज है। बिल्कुल हम जैसा आदमी, पर वो नकली होंगे, सिंथेटिक आदमी। उनके दिमाग में प्रोग्राम करके सब बातें डाली जाएंगी। अब तक मुरारे भाई ने एक आदमी ही बनाया है। मैं तो उसे देखकर ही अभी तक हैरान हूं। बस दौलत की कमी है। ऐसे आदमी बनाने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए, और वो पैसा लेने ही हम जा रहे हैं। मुगल बादशाह की दौलत हाथ आ जाए तो हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। नागरे हंसकर बोला। मुगल बादशाह की दौलत हम ही लेंगे नाले। जी हाँ, वो हमारी ही होगी, नाले ने दृढ़ स्वर में कहा। लेकिन जब तक टोनी पार्कर और मोहनदास जिंदा हैं तब तक ये काम मुश्किलों से भरा लगता है। मैं सही वक्त पर दोनों को रास्ते से हटा दूंगा। गोपाल नाले गुर्रा उठा। वो दोनों एक होकर भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। टोनी पार्कर त्रेहन और मोहम्मद खान की मौत के साथ ही वक्ती तौर पर कमजोर हो गया है, और दासा भी पसंद नहीं करेगा कि वो जिंदा रहे। कुछ पता नहीं क्या होगा। मैं सब ठीक कर दूंगा नागरे साहब, मुझ पर भरोसा रखो। खाना खा लिया तूने? बस अब खाने ही वाला था। खाकर आराम कर।
कल फिर रेगिस्तान का बुरा सफर करना है, नागरे ने थके स्वर में कहा। अगला दृश्य। आधी रात हो रही थी। आसमान में चंद्रमा चमक रहा था और रेगिस्तान में उसकी रोशनी हर तरफ जा रही थी। रोशनी में रेगिस्तान चमकता सा नजर आ रहा था और अंधेरा होकर भी रेगिस्तान में अंधेरा नहीं था। ऐसा नजारा वही देख सकता था जिसने पूरे चंद्रमा में खुले रेगिस्तान में रात बिताई हो। इस रोशनी में पढ़ने के अलावा हर काम को आसानी से किया जा सकता था। नागरिक के कैंप में खामोशी छाई हुई थी। ऊंट एक तरफ बैठे थे, 3 टेंट लगे थे और बाकी के लोग रेत पर चादर बिछाए गहरी नींद में थके हारे सो रहे थे। दिन भर के गर्मी से भरे सफर ने उन्हें बेहाल कर दिया था। अब वहां कोई लालटेन नहीं जल रही थी। कैंप में 2 आदमी पहरे पर थे। वो कैंप के इर्द गिर्द ही टहल रहे थे। उनसे पहले 2 अन्य लोग पहरा दे रहे थे। वो इन दोनों को जगाकर खुद सो गए थे। दिन भर की थकावट इन दोनों पर हावी थी। 2 ढाई घंटे में ही सोने को इन्हें मिले। 2 ढाई घंटे ही सोने को मिले थे इन्हें, और ये सोच रहे थे कि खामखा इन्हें उठा दिया गया। यहाँ पर भला कौन सा खतरा आने वाला है। दोनों एक दूसरे के पास पहुंचे। यहाँ पहरे की क्या जरूरत है, वो बोला। मैं भी यही सोच रहा हूँ, दूसरे ने कहा। मुझे नींद आ रही है। आज दिन में बहुत थकावट हो गई और कल दिन में फिर सफर करना है। कितने दिन इस तरह चलना पड़ेगा, पता नहीं। ये तो नागरे साहब को पता होगा। मेरा तो सोने का मन कर रहा है, उसने थके स्वर में कहा। सो जा, मैं हूं ना पहरे पर। बाद में तेरे को उठा दूंगा। तू पहरा देना, तब मैं थोड़ा सो लूंगा। ये तो बढ़िया बात है। तू मुझे उठा देना। हाँ। वो उस तरफ बढ़ गया जिधर उसकी चादर बिछी थी। अकेला रह गया वो व्यक्ति वहां टहलने लगा। चंद्रमा की रोशनी में रेगिस्तान चमकता नजर आ रहा था। उसे भी यही लग रहा था कि वो यूं ही अपनी नींद खराब कर रहा है। पहरे की जरूरत नहीं थी। कुछ देर टहलता रहा, फिर उसने रेगिस्तान में दूर तक हर तरफ नजर मारी। सब ठीक था, तो वो भी अपनी चादर पर जा लेटा। उसकी नजर में वो दो लोग नहीं आए थे जो कि रेत पर सरक सरक कर उसकी नजर में वो दो लोग नहीं आए थे जो कि रेत पर सरक सरक कर इस तरफ बढ़े आ रहे थे और बहुत पास तक आ पहुंचे थे। वो जितेन और बूंदी थे, जो कि धीमे धीमे रेत पर सरकते इधर आ रहे थे। चंद्रमा की रोशनी ने उनके लिए खतरा बढ़ा दिया था देखे जाने का। यही वजह थी कि वो सरक सरक कर आगे जाते जा रहे थे। उन्होंने दूर से ही 2 पहरेदारों को देख लिया था, परंतु जब वे पास पहुंचे तो दोनों पहरेदार नहीं दिखे। वो सो गए थे। वो दोनों लोग कहाँ हैं जो हमें दूर से नजर आ रहे थे, जितेन बोला। सो गए होंगे। वो पहरे पर थे शायद। दिन भर का तपती गर्मी का सफर करने के बाद रात को जागे रहने की हिम्मत कहाँ बची होगी। तेरा मतलब कि वो सो गए? पक्का। इंतजार करो और देखो, जितेन ने कहा। वो दोनों वक्त बिताने लगे। नजरें कैंप पर थी। ये खतरनाक काम है बूंदी, लापरवाही मत करना, जितेन बोला। जानता हूँ। गोपाल नाले भी है इधर। नागरे से ज्यादा डर मुझे उसका लगता है। वो पागल है। सच में, नाले बहुत हिम्मती है। टोनी पार्कर भी उसका लोहा मानता है। पर एक बात समझ में नहीं आई कि पार्कर भाई ने नागरे को मारने का यही वक्त क्यों चुना। हम फंस गए तो जिंदा नहीं रहेंगे। हम मोहरे हैं बूंदी। हमारी मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे लेते हैं और काम करते हैं। पर मैंने तो सुना है कि पार्कर साहब तेरे को मोहम्मद खान की जगह देने वाले हैं। ये सिर्फ अफवाह है, जितेन शांत स्वर में बोला। तू ही बता, क्या मैं मोहम्मद खान जितना काबिल हूं? नहीं। बूंदी ने चंद्रमा की रोशनी में जितेन को देखना चाहा। इस वक्त दोनों रेत पर पेट के बल लेटे थे और 100 मीटर दूर कैंप था। तो पार्कर साहब मुझे बड़ा ओहदा देने की हवा क्यों दे रहे हैं, तू बता। वो इस वक्त अपना काम निकालना चाहता है। रेहन और मोहम्मद खान की वजह से अकेले पड़ गए हैं। वो किसी तरह मुगल बादशाह की दबी दौलत पा लेना चाहते हैं, जो कि उनके लिए जरूरी है। यही कारण है वो मुझे हवा देते जा रहे हैं। मतलब कि हवा से तेरा दिमाग खराब नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता हूं अपनी औकात। आम लोगों से बेहतर हूं मैं।
मोहम्मद खान से कई सीढ़ियां नीचे हूं। बूंदी कैंप में नजरें दौड़ाता बोला, अगर हम पकड़े गए तो काम हो गया हमारा। बुरी मौत मरेंगे हम और हमारी लाशें गिद्ध और चीलें खाएंगी कल। जितेन ने गहरी सांस ली। रेगिस्तान में गिद्ध और चीलें होती हैं? बहुत। गिद्ध चीलों के झुंड मंडराते गिद्ध चीलों के मंडराते झुंड को देखकर जाना जा सकता है कि उधर कोई मरा पड़ा है। उन्होंने सतर्कता से आधा घंटा इंतजार किया, परंतु कैंप में कोई हलचल नहीं दिखी। सब ठीक है, कोई पहरे पर नहीं है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। वो दोनों पुनः आहिस्ता आहिस्ता कैंप की तरफ सरकने लगे। रेत पर सरकने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही थी। वो पूरी तरह से सावधान थे और उनकी निगाहें सामने कैंप पर घूमे जा रही थी। तभी जितेन उठा और तेज कदमों से कैंप की तरफ बढ़ गया। ऐसा करते देख बूंदी दो पल तो ठगा सा रह गया। फिर वो भी फुर्ती से उठा और जितेन के पीछे कैंप की तरफ बढ़ गया। साथ ही उसने जेबों को टटोला। एक जेब में रिवॉल्वर थी तो दूसरी जेब में 6 इंच लंबा बटन वाला चाकू, जिसके एक तरफ दांत बने हुए थे और दूसरी तरफ पैनी धार। ये चाकू 2 पलों में भी किसी का भी काम निपटा सकता था। बूंदी तेजी से चलता जितेन के बराबर पहुंचा। तूने खतरा क्यों उठाया? वो दोनों कैंप में आ पहुंचे। रात के इस वक्त ठंडी हवा चल रही थी, परंतु उन दोनों के चेहरे पसीने से भरे थे। नागरे टेंट में होगा, जितेन ने दबे स्वर में कहा। सामने बने 3 टेंटों की तरफ बढ़ गए। वो छोटे छोटे टेंट थे जिनके भीतर 1 या 2 आदमी सो पाते थे। बूंदी उसके साथ था। तू टेंट के बाहर ही रहना, भीतर गड़बड़ लगे तो आना। तू जाएगा भीतर? हाँ। तभी दोनों ठिठक गए। एक टेंट का पर्दा हटा और गोपाल नाले बाहर निकला। चंद्रमा की रोशनी में जितेन नाले को स्पष्ट पहचाना। ये कौन है? बूंदी ने दांत भींचकर धीमे स्वर में पूछा। गोपाल नाले। जितेन हक्का बक्का था उसे अचानक तंबू के बाहर आया देखकर। फंस गए, अब तो हरामी कहीं शोर न डाल दे। दोनों इस इंतजार में थे कि उन्हें देखकर गोपाल नाले क्या करेगा। सब ठीक है? गोपाल नाले की आवाज उनके कानों में पड़ी। एक पल के लिए तो चुप्पी सी छा गई। ये हमसे पूछ रहा है सब ठीक है? जितेन ने शांत स्वर में कहा। गोपाल नाले का सिर हिलता दिखा, फिर वहां सोए लोगों में टहलने लगा। ये मुसीबत पैदा पैदा करेगा। जितेन फुसफुसाया। घेर लो इसे, साले को खत्म करें। इसी पल जितेन और बूंदी अलग अलग हो गए, इस तरह जैसे कि पहरा दे रहे हों, परंतु हकीकत में वो गोपाल नाले को घेरने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जितेन समझ चुका था कि पहरा देने वाले दोनों आदमी सो गए हैं और नाले उन्हें ही वो 2 आदमी समझ रहा है। लंबे घेरे के रूप में चक्कर काटते बूंदी और जितेन गोपाल नाले की तरफ बढ़ रहे थे। गोपाल नाले एकाएक ठिठका और वापस पलटकर अपनी तंबू की तरफ जाता बोला, तुम दोनों चौकस रहना। गोपाल नाले के टेंट की तरफ बूंदी था, दूसरी तरफ जितेन था जो कि दूर था, और अब तक बूंदी तैयार हो चुका था। ज्यों ही गोपाल नाले उसके पास से निकला, बूंदी का हाथ तेजी से हिला जिसमें चाकू दबा था। खच! चाकू का फल नाले के पेट में जा धंसा। फिर फौरन ही बूंदी ने चाकू को बेहद खास अंदाज में घुमाते हुए चाकू को बाहर खींच लिया। ऐसा करने से नाले के पेट के भीतर की सारी चीजें कट गई थी। नाले के होंठ से आवाज न निकली। वो दोनों हाथ फैलाए बुत की तरह खड़ा रहा चंद पल। तभी बूंदी के हाथ में दबा चाकू पुनः घूमा और नाले का आधा गला कटता चला गया। उसी पल जितेन पास आ पहुंचा। इससे पहले कि नाले का शरीर गिरता, जितेन ने उसे संभाला और धीमे से नीचे लेटा दिया। इस सारे काम में कोई आवाज नहीं उभरी थी। सब थके हारे सो रहे थे। जितेन ने गोपाल नाले की छाती पर हाथ रखा था। वो मर चुका था। मैं नागरे के पास जा रहा हूं, तू सतर्क रह, कहकर जितेन दूसरे तंबू की तरफ बढ़ गया। हाथ में चाकू दबा था। बूंदी चाकू थामे वहां सतर्क निगाहें घुमाने लगा। उसे गोपाल नाले का सबसे बड़ा डर था और इत्तेफाक से वही उसके हाथों मारा गया था। वो निश्चिंत था कि अब सब ठीक है। जितेन पर्दा उठाकर एक टेंट में प्रवेश कर गया। भीतर अंधेरा था। किसी के गहरी नींद में होने की मध्यम सी आवाजें उठ रही थी। ऐसे अंधेरे में पहचान पाना कठिन था कि भीतर कौन है। जितेन ने वक्त बर्बाद नहीं किया और नींद में डूबे व्यक्ति की गर्दन पर चाकू रखकर दबाव बढ़ाया तो उसकी आंखें खुल गई।
कौन है? ये नागरिक की आवाज थी। जितेन ने नागरिक की आवाज पहचान ली थी। 2 बार उसने नागरिक की आवाज सुनी थी पहले। जितेन ने दांत भींचकर चाकू का दबाव गले पर बनाया और हाथ को तीव्रता से झटका दिया। नागरिक का गला कटता चला गया। उसके गले से आधी अधूरी ही चीख निकल पाई थी। जितेन ने अपनी तसल्ली के लिए 2-3 बार उसकी छाती पर किए और टेंट से बाहर आ गया। बाहर बूंदी मौजूद था। काम हो गया, जितेन बोला। अगले ही पल दोनों वापसी के रास्ते पर भाग निकले। दोनों के हाथों में खून से सने चाकू थे। वो दौड़े जा रहे थे। करीब 5 मिनट तक वो दौड़ते रहे। फिर जितेन ने ठिठक कर पीछे देखा। नागरे वाला काफिले का कैंप बहुत पीछे रह गया था। दोनों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। मैंने नाले को मार दिया जितेन। गोपाल नाले को मार दिया, जिससे मैं डरता था। बूंदी कहकर जोर से हंस पड़ा। मुझे यकीन नहीं आता कि मैंने ये कर दिखाया। मैंने नाले को मार दिया और मैंने नागरे को। जितेन मुस्कुराया। तुझे विश्वास आ रहा है कि तूने नागरे को मार दिया? बूंदी बहुत खुश था। नहीं, किसी तरह मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैंने नाले को मारा है। नाले धोखे में मारा गया, जितेन बोला। कैसे? वो समझ रहा था कि हम उसके आदमी हैं, पर शायद उसके दोनों आदमी जो पहरा दे रहे थे वो सो गए थे। इसी धोखे में रहा नाले और मारा गया। उसे मारने की खुशी मत मना, अपने बच आने की खुशी मना। बूंदी ठठाकर हंस पड़ा। हम दोनों ने वो कर दिखाया जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। पार्कर साहब हमें तगड़ा इनाम देंगे अगर वो जिंदा रहा तो। जितेन बड़बड़ा उठा। क्या कहा? बूंदी तो अपनी खुशी में नाच रहा था। यही कि पार्कर साहब हमें बहुत मोटा इनाम देंगे, शांत स्वर में बोला जितेन। अगला दृश्य। मोहनदासा की आंखों में नींद नहीं थी। आज रात टोनी पार्कर को साफ करने का प्लान था। आधी रात हो रही थी। जितेन और बूंदी को गए 2 घंटे हो चुके थे। टोनी पार्कर को चुपके से मार देने का प्लान था। ये काम उसने बसंत गोला के हवाले कर दिया था कि किसी की नजरों में आए बिना पार्कर का काम निपटाकर सो जाए। बाकी सुबह देखी जाएगी। परंतु दासा अपने टेंट में आंखें खोले लेटा था। उसे उस वक्त का इंतजार था जब बसंत गोला पार्कर के मरने की खबर देगा कि काम हो गया। परंतु बसंत गोला परेशान था। आधी रात हो गई थी और अभी तक वो कुछ कर नहीं सका था। वजह थी पार्कर का एक आदमी पार्कर के तंबू के बाहर पहरा दे रहा था। वो चौकस था, जबकि गोला उस वक्त के इंतजार में था कि वो कब झपकी लेता है या नींद लेने जाता है। लेकिन उसका इरादा पार्कर के टेंट से दूर होने का नहीं लग रहा था। आखिरकार बसंत गोला दासा के टेंट में पहुंचा। काम हुआ गोला? दासा ने उसे देखते ही पूछा। नहीं, एक आदमी पार्कर के टेंट के बाहर जमा है। हिल नहीं रहा वो। तो पार्कर मीठी नींद दे रहा है, दासा कड़वे स्वर में बोला। बसंत गोला खामोश रहा। बाकी लोगों की क्या स्थिति है? दासा ने पूछा। वो सब गहरी नींद में है। आप कहें तो बाहर वाले आदमी को भी खत्म कर दूं? करना पड़ेगा, दासा उठता हुआ बोला। चल, मैं तेरे साथ लगता हूं इस काम में। आपकी क्या जरूरत है, मैं ही बहुत। चल चल, कभी तो मुझे मैदान में आने का मौका मिलता है। मोहन दासा और बसंत गोला टेंट से बाहर निकले। दासा ने सोए लोगों पर निगाह मारी। चारों तरफ सन्नाटा छाया था। ठंडी मध्यम हवा बह रही थी। आसमान पर चांद अपनी पूरी रोशनी फेंक रहा था। 10 कदमों के फासले पर पार्कर वाला टेंट था और बाहर एक आदमी टहलता हुआ कभी कभार नजर आ जाता था, तो कभी वो टेंट की ओट में हो जाता था। एक ही है वहां? एक ही है वहां? दासा ने पूछा। चल। दोनों टोनी पार्कर के टेंट की तरफ बढ़ गए। उस पार वो पहुंचे तो बुरी तरह चौंके। पहरा देने वाला नीचे पड़ा था। चंद्रमा की रोशनी में उसकी कटी गर्दन दिखाई दे रही थी। ये क्या गोला? मोहन दासा के होठों से निकला। ये अभी अभी हुआ है। 3-4 मिनट पहले तो ये ठीक। तभी टेंट के भीतर से घुटी घुटी चीख निकली। दोनों की नजरें मिली। गोला ने टेंट की तरफ जाना चाहा तो दासा ने उसका हाथ थाम लिया। गोला ने ठिठक कर दासा को देखा। शायद भीतर वही कुछ हो रहा था जो हम करने वाले थे। दासा दबे स्वर में बोला। यहां से चल। लेकिन पार्कर का ऐसा कौन सा दुश्मन है जो? गोला के शब्द अधूरे रह गए।
तभी टेंट से कोई बाहर निकला। उसके हाथ में चाकू दबा दिखाई दे रहा था। टेंट के भीतर से कोई आहट नहीं उभरी। चंद्रमा की चमकती रोशनी में उसके शरीर का आकार प्रकार देखकर चौंके। उसके कान बंदर जैसे थे। चंकी? गोला के होठों से निकला। बंदर? मोहनदास सा होठों ही होठों में बड़बड़ा कर रह गया। वो चंकी ही था। चंकी पास आया और शांत स्वर में बोला, तुमने मुझे टोनी पार्कर की मौत की सुपारी दी थी। मैंने अपना काम पूरा कर दिया। 12 करोड़ मैं ले चुका हूं और बाकी का 8 करोड़ मुझे वापस मुंबई पहुंचकर दे देना। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया चंकी, दासा बोला। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि रेगिस्तान के बीचों बीच आधी रात को यहां पहुंचकर तुमने काम को अंजाम दिया। क्या तुम टोनी पार्कर का पीछा कर रहे थे? चंकी पलटा और वापस चल पड़ा। देखते ही देखते वो दूर होता चला गया। मोहनदासा और बसंत गोला टेंट में पहुंचे। गोला, मोहनदासा गंभीर स्वर में बोला, महज टोनी पार्कर को मारने की खातिर बंदर रेगिस्तान का इतना कठिन सफर तय नहीं कर सकता। यहां पर बंदर की मौजूदगी मेरी समझ से बाहर है। मैं समझा नहीं, गोला बोला। कहीं बंदर उस दौलत के चक्कर में तो नहीं है? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? दासा साहब, आप यूं ही वहम में पड़ रहे हैं। चंकी का काम हत्याएं करना है। वही करने आया है और करके चला गया। दासा ने कुछ नहीं कहा और लेट गया। तभी बसंत गोला बाहर निकल गया। तब दासा की आंख लगने ही वाली थी कि गोला ने भीतर प्रवेश किया। दासा साहब, बोल, जाग रहा हूं। जितेन और बूंदी लौट आए हैं। वो कहते हैं कि नागरे और गोपाल नाले को खत्म कर आए हैं। मोहनदासा उछलकर खड़ा हो गया। क्या सच? वो तो यही कह रहे हैं। कहाँ है वो? बाहर। उन्होंने टोनी पार्कर का हाल भी देख लिया है। तब जितेन पार्कर को नागरे के मारे जाने की खबर देने गया था। उसकी फिक्र मत करो, वो मेरे हाथ में है। कहते हुए मोहनदासा टेंट से बाहर आया। गोला भी बाहर आ गया था और बोला, फिर भी उसे संभालना होगा। पार्कर का एक वही बड़ा यहाँ है। दोनों जितेन और बूंदी के पास पहुंचे। वो दोनों पार्कर के टेंट के बाहर ही मौजूद थे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मोहनदासा उनके पास पहुंचते ही कह उठा, तुमने नागरे और नाले को मार दिया? हाँ, वो नाले को मैंने मारा, बूंदी कह उठा। साले का पेट खोल दिया, गला काट दिया। बहुत शानदार काम किया, मोहनदासा शाबाशी वाले स्वर में बोला। फिर जितेन से कहा, नागरे को मार दिया? कैसे? जितेन ने बताया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने नागरे की जगह अंधेरे में किसी और को मार दिया हो? वो नागरे ही था, जितेन दृढ़ स्वर में बोला। मैं उसकी आवाज अच्छी तरह पहचानता हूं। तुम दोनों ने बहुत शानदार काम किया है। तुम दोनों ने तो पार्कर को मार दिया, जितेन बोला। मोहनदासा पल भर के लिए ठिठका, फिर कह उठा, तू यही सोचेगा कि मैंने मारा है, पर सच में पार्कर को मैंने नहीं मारा। मेरे मेरे से पहले ही बंदर उसे मार गया। बंदर कौन? चंकी। जितेन हड़बड़ा उठा। चंकी? वो हत्यारा यहां? जितेन के होठों से निकला, हाँ। वो वो मुझे भी मिला। उसे आपने ही पार्कर के पीछे लगाया था, जितेन ने गंभीर स्वर में कहा। सही कहा। आज टोनी पार्कर का काम होना ही था। क्योंकि ये काम नहीं निपटाता तो मैं निपटा देता। तब मैं और गोला पार्कर का काम निपटाने पहुंचे ही थे कि बंदर को बाहर निकलते देखा। मोहनदासा मुस्कुराकर कह रहा था, तू मेरा दोस्त है जितेन, और दोस्त ही। एक ही रात में आपके दो दुश्मन खत्म हो गए, पार्कर भी, नागरे भी, साथ में नाले भी गया। जितेन ने गंभीर स्वर में कहा, अब आपके सामने सिर्फ देवराज चौहान है। उसे तो आप निपटा ही लेंगे। ठीक कहा ना मैंने दासा साहब? तू मेरा दोस्त। अब सिर्फ इतने भर से काम नहीं चलेगा। जितेन का स्वर शांत था। मुझे भी उस दौलत में से कुछ मिलना चाहिए। मैंने नागरिक को खत्म किया है। क्यों नहीं जितेन? तू सच में मेरा दोस्त है। बोल, कितना चाहिए तुझे? ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 करोड़ में मेरा काम चल जाएगा। दिया, मोहनदासा हाथ हिलाकर बोला। आज मैं बहुत खुश हूं। पार्कर गया, नागरे गया, गोपाल नाले भी, बूंदी कह उठा। मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। 4 करोड़ तुझे मिलेगा, दासा ने कहा।
शुक्रिया दासा साहब, बूंदी खुश हो गया। अब तुम दोनों मेरे हो, मोहनदासा बोला। इस काम के बाद भी मेरे रहोगे। नागरे और टोनी पार्कर के ना रहने से अंडरवर्ल्ड पर मेरा कब्जा हो जाएगा। मेरा काम बहुत बढ़ जाएगा। दौलत की भी मेरे पास कमी नहीं होगी। मुगल बादशाह की सारी दौलत मुझे ही मिलने वाली है। वापस मुंबई पहुंचते ही मुंबई का अंडरवर्ल्ड किंग सिर्फ दासा होगा। आप ही अंडरवर्ल्ड डॉन बनेंगे दासा साहब, बसंत गोला ने मुस्कुराकर कहा। जितेन, बूंदी, दासा ने कहा, पार्कर के आदमियों को संभाल कर रखना तुम दोनों का काम है। इस बारे में आपको कोई समस्या नहीं आएगी दासा साहब, जितेन ने विश्वास भरे स्वर में कहा। मोहन दासा ये कहकर सोने चला गया कि सुबह सफर करना है। बसंत गोला भी चला गया। बूंदी ने जितेन से कहा, तेरे को पता था कि दासा पार्कर साहब को मारने वाला है? पता तो था, पर विश्वास नहीं था कि ये काम हो जाएगा। परंतु ये काम कर गया चंकी। मैं चंकी को नहीं जानता। ये कौन है? पेशेवर हत्यारा। दासा ने इसे पार्कर को मारने की सुपारी दी थी। बूंदी सोच भरे स्वर में बोला, तू कब से मोहन दासा के लिए काम कर रहा है? कुछ दिनों से ही, जितेन बोला। दासा समझता है कि नागरे और पार्कर को के मरने से सारी समस्याएं हल हो गई। हल नहीं हुई क्या? मेरे ख्याल में सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभरकर चंकी सामने आ गया है। मुगल बादशाह की रेगिस्तान में दबी दौलत में चंकी की भी दिलचस्पी है। तभी तो वो इस वक्त यहाँ मौजूद है। वो सिर्फ पार्कर को खत्म करने नहीं आया। जितेन गंभीर था। तेरे को कैसे पता? पता है बहुत कुछ मुझे। वक्त आने पर तुझे बताऊंगा। तू मेरे साथ है? हाँ जितेन, मैं तेरे साथ हूँ, बूंदी कह उठा। तो मेरी बातें तुझ तक ही रहें, दासा के कान तक ना पहुंचे। अभी आगे बहुत कुछ होना बाकी है। तू अजीब बातें कर रहा है जितेन। इस वक्त तेरे को ये बातें अजीब ही लगेंगी, पर आने वाला वक्त तेरे को सब कुछ समझा देगा। कितना बजा है? सुबह के 4 बजने वाले हैं। हमें 2-3 घंटों की नींद ले लेनी चाहिए। यहाँ पहरे पर कोई नहीं है क्या, जो आगे देवराज चौहान के काफिले पर भी निगाह रखे? ऐसा ना हो कि हम सोए रह जाएं और देवराज चौहान वहां से आगे निकल जाए। मेरे ख्याल में ये आदमी पहरे पर ही था। बूंदी ने पार्कर के टेंट के बाहर पड़े आदमी को देखकर कहा। तभी तो चंकी ने इसे मारा। हम किसी और को पहरे पर लगा देते हैं। अगला दृश्य। ओ चंकी, अंधेरे से भरे टेंट में चांदनी की हड़बड़ाई आवाज उभरी। विस्की पीकर तो मेरी आंख ही लग गई। मैंने नई नई पीनी शुरू की है ना, तभी ऐसा हुआ। तू ही मुझे जगा देता। वो सब करना तो रह। चांदनी ने बगल में हाथ मारा, परंतु वहां चंकी को ना पाकर कहते कहते ठिठकी। फिर बोली, तू यहाँ है नहीं और मैं यूं ही बोली जा रही हूँ। मुझे छोड़कर तू बाहर भाग गया। बड़बड़ाती हुई चांदनी उठी और टेंट पर पर्दा हटाकर बाहर निकलने को हुई कि झूम कर रह गई। नशा अभी भी उस पर सवार था। पर्दा पकड़कर खुद को संभाला, फिर तंबू से बाहर आ गई। ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। कितनी मजेदार हवा चल रही है चंकी। चंकी को पुकारा उसने, परंतु चंकी कहीं न दिखा। उसकी आवाज सुनकर एक ऊंट वाला उठकर बैठ गया। वो बोला, साहब जी मुझसे कहकर गए हैं कुछ देर में लौटेंगे। वो कहीं चला गया? इस रेगिस्तान में कहाँ जाएगा? चांदनी बोली, ये तो मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा था आप उठें तो आपसे कह दूं, लेकिन वो गया कहाँ? चांदनी रेगिस्तान में नजरें दौड़ाती बोली, कमर में अभी तक दर्द है। 2-4 झटके मारता तो आराम मिल जाता। तो सुन इधर आ। मैं? ऊंट वाला अभी तक अपनी चादर पर बैठा था। तेरे से ही कह रही हूँ, इधर आ। वो उठा, चांदनी के पास पहुंचा। चांदनी ने उसे सिर से पांव तक देखा। वो 35 वर्ष का जवान था। होठों पर मूछें थी। तेरे को मालिश करनी आती है? चांदनी ने पूछा। मालिश? तूने कभी अपनी माँ, बहन या अपनी पत्नी की मालिश की है? अपनी औरत की कभी कभी कर देता। ठीक है ठीक है, जैसे तू अपनी औरत की मालिश करता है वैसे ही मेरी करना। तू झटके कैसे मारता है? तेरा ऊंट तो बहुत झटके मारता है। सब कुछ बढ़िया करना है और अपनी मूछें जरा मेरे से दूर रखना। लंबी है, नाक में घुसेंगी तो छींक आ जाएगी। कहाँ पर करेगा मालिश? बाहर चादर बिछा के या अंदर? जहां भी आप कहें। वो कुछ घबराया सा लगा। टेंट में ही आ जा। सुन, ज्यादा देर मत लगाना, मेरा मर्द आ जाएगा। 10 मिनट में निपटा देगा काम। हाँ हाँ, निबट जाएगा। हड़बड़ाया सा ऊंट वाला कह उठा।
तो जल्दी आ। 1 मिनट तो तूने यहीं खराब कर दिया। बस अपनी मूछें मेरे मुंह से दूर रखना, नहीं तो मुझे छींक आ जाएगी। चांदनी ने ऊंट वाले का हाथ पकड़ा और उसे खींचती हुई टेंट के भीतर ले गई। तूने कभी मेरे जैसी हाई फाई चीज की मालिश नहीं की होगी। आज तो तेरी किस्मत खुल गई। उसका हाथ छोड़ते चांदनी बोली, उतारो अपने कपड़े, देर मत लगाना। मैं भी अंधेरे में यही कर रही हूँ। 8 मिनट बचे हैं, जल्दी से मालिश कर दे। झटके तगड़े हों कि कमर का दर्द भाग जाए। एकदम कस के करना कि मेरे सारे कसबल निकल जाएं और ढीली पड़ जाऊं। अगला दृश्य। सुबह के 8 बज रहे थे। चंकी 6 बजे ही चलने को तैयार था, परंतु आगे वाला काफिला अभी तक आगे नहीं बढ़ा था। पहले तो उसने ये सोचा कि उसने आगे टोनी पार्कर या मोहनदासा के लोग अभी आगे नहीं चले होंगे। नागरिक के लोग उनके आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। परंतु जब वक्त 8 बजे का हुआ और सूरज की तीखी धूप का एहसास हुआ, तो उसे लगा चलने में काफी देर हो गई है। अब तक तो हर हाल में उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए था। नागरे अभी तक रुका क्यों हुआ है? चंकी को महसूस हुआ कि उधर कुछ सही नहीं है। तभी चांदनी पास आती कह उठी, चंकी, क्या आज फिर धूप में कल की तरह सफर करना है? हाँ। ओ मेरी कमर! चंकी का हाथ कमर पर पहुंचा। ऊंट तो बहुत ही उल्टे सीधे झटके देता है। कल तो मेरी कमर का बुरा हाल हो गया था। वो तो रात को दवा लेने के बाद कुछ कमर सुधरी। तो सोचता क्या है, धूप तेज हो गई है, चल। आगे वाले चल नहीं रहे। चांदनी की निगाह दूर आगे की तरफ उठी। तू क्या सोचता है, क्यों नहीं चल रहे? पता नहीं, इन्हें तो सुबह ही चल देना चाहिए था। धूप में थोड़े ना सफर शुरू होता है। तो देख तो वो क्यों नहीं चले। आगे जाना ठीक नहीं है, वहां नागरे हैं। तो तू क्यों चिंता करता है? नागरे से कभी तेरा पंगा हुआ है? नहीं। तो चल, पता करें। चंकी ने चांदनी को देखा, फिर सिर हिलाकर बोला, चल, चलते हैं। कहीं पर तेरे मन में उलझन आए तो मुझसे सलाह ले लिया कर। कभी कभी मैं भी ठीक बात कर देती हूँ। वो दोनों ऊंट पर बैठे और चल पड़े। ऊंट वालों ने ऊंट की नकेलें थाम रखी थी। चंकी की निगाह नागरे के काफिले पर टिकी थी, जो करीब आता जा रहा था। 10 मिनट में वो नागरे के काफिले पर जा पहुंचे। वहां के सब लोगों की निगाह इन पर थी। चंकी ने सबके परेशान चेहरों को पहचाना। इन लोगों ने चंकी को पहले कभी नहीं देखा था और चंकी ने इन लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। यानी कि वे लोग एक दूसरे के प्रति अजनबी थे। उदयराम चंकी के ऊंट के पास आकर बोला, तुम? चंकी उछलकर एक ही छलांग में नीचे आ गया। उसे अभी तक नागरे नहीं दिखा था। तुम लोग आज आगे का सफर के लिए रवाना नहीं हुए? तुम्हें क्या? तुम कौन हो? नागरे कहाँ है? चंकी ने नजरें घुमाते हुए पूछा। रात को किसी ने उसे मार दिया। चंकी के होंठ सिकुड़े। बोला, गोपाल नाले नहीं दिख रहा? उसे भी किसी ने मार दिया। रात को? हाँ, लेकिन तुम कौन? अपने लोगों में से किसी ने मारा या बाहर से कोई आया था मारने? चंकी ने पूछा। बाहर वालों ने मारा है। उदयराम परेशान था। किसने? मालूम नहीं। वो कोई भी हो सकता है। तुम भी हो सकते हो। मैं नहीं था। चंकी के चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं थे। मुझे क्या पता था कि तुम थे या नहीं थे। मैं तो रात को टोनी पार्कर को मारने गया था। चंकी सामान्य लहजे में बोला। क्या? उदयराम चौंका। तुमने टोनी पार्कर को मार दिया? हाँ, रात को मारा है। चंकी की निगाह आगे की तरफ उठी, दूर उठी। पार्कर और दासा के लोग नजर नहीं आ रहे? वो चले गए। तो तुम क्यों रुके हो? नागरे नहीं रहा, गोपाल नाले नहीं रहा। ऐसे में हम लोग क्या करें? उदयराम बोला। हम तो वापस जाने की सोच रहे थे। मुझे नागरे की लाश दिखाओ, चंकी बोला। उधर तंबू में पड़ी है। उदयराम ने इशारा किया। दूसरे तंबू के बाहर गोपाल नाले की लाश पड़ी है। चंकी ने आगे बढ़कर नागरे और गोपाल नाले की लाशें देखी। तभी उदयराम उसके पास आ पहुंचा। उसने पूछा, तुम चंकी हो? चंकी ने उदयराम को देखकर कहा, हाँ। नागिर नागरे की तरह मैं भी उसी दौलत को लेने जा रहा हूं जिसे देवराज चौहान तलाश रहा है। उदयराम की आंखें सिकुड़ी। कुछ पल ठहर कर उसने चांदनी पर निगाह मारी, फिर बोली, तुम तो अकेले हो। मैं अकेले ही काम करता हूँ, परंतु इस वक्त मैं तुम लोगों को बढ़िया ऑफर दे सकता हूँ। मेरे साथ मिल जाओ। वो दौलत हम आपस में बांट लेंगे। सबके बराबर के हिस्से होंगे। चंकी ने शांत स्वर में कहा।
उदयराम के होंठ भिज गए। जोर जबरदस्ती नहीं है, मेरी बात पसंद ना हो तो मत करो, अपने साथियों से पूछ लो। उदयराम कुछ पल सोचता रहा, फिर अपने साथियों की तरफ बढ़ गया। चंकी ने आगे की तरफ रेगिस्तान में नजर मारी। वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। चंकी, ऊंट पर बैठी चांदनी कह उठी, क्या बात हो रही है? मेरी सलाह की जरूरत हो तो बताना। चंकी खामोशी से खड़ा रहा। 5 मिनट बाद उदयराम 5-7 लोगों के साथ उसके पास पहुंचा। तुम असल में कौन हो? उदयराम ने पूछा। चंकी, पेशेवर हत्यारा हूं। टोनी पार्कर को खत्म करने का काम मेरे हाथ में था। रात को उसे खत्म कर दिया, परंतु दौलत के बारे में मुझे सारी जानकारी मिल गई तो सोचा रेगिस्तान का लंबा रास्ता तो तय कर ही लिया है, तो क्यों ना दौलत भी हासिल कर ली जाए। तुम्हें मालूम है दासा और पार्कर आपस में मिल गए थे? उससे मुझे कोई मतलब नहीं, चंकी ने कहा। दासा का काफिला कब आगे गया? सुबह 5:30-6 बजे वो लोग चले गए थे, उदयराम बोला। इसका मतलब हम उनसे 3 घंटे पीछे हो गए। तुम कह रहे थे कि दौलत में सबको बराबर हिस्सा मिलेगा, दूसरा व्यक्ति कह उठा। हाँ, सबको बराबर दौलत मिलेगी। चंकी का स्वर शांत था। तुम लोग तैयार हो? हाँ, तीसरे व्यक्ति ने कहा। हम सब मिलकर काम करेंगे, लेकिन दौलत है कहाँ? रेगिस्तान में कहीं दबी है। देवराज चौहान वहां जा रहा है, परंतु वे लोग काफी आगे निकल चुके हैं। अब हो सकता है शायद हम उन्हें ढूंढ भी ना सकें। हमें नहीं मालूम कि देवराज चौहान कहाँ जा रहा था। उदयराम ऊंट वाले आदमी की तरफ बढ़ गया। कुछ मिनट बाद उदयराम वापस लौटकर कहा, ऊंट वाले लोग कहते हैं कि वो लोग पूर्व दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे जाकर पीला रेगिस्तान और मीनार आती है, वो उसी तरफ जा रहे हैं। हमें चांस लेने की खातिर मीनार तक का सफर करना चाहिए। क्या उन सब ने मीनार देखी है? सब ने नहीं, एक ने ही मीनार देखी है। वो कहता है कि शाम तक मीनार पहुंच जाएंगे। उन्होंने मीनार तक सफर करने का फैसला किया। सब चल पड़े। कुछ आगे जाने पर खुले रेगिस्तान में टोनी पार्कर की लाश पड़ी देखी। वहां बिखरा सामान बता रहा था कि रात काफिला यहां रुका था। फिर वो सब आगे बढ़ते चले गए। अगला दृश्य। मोहनदासा आज बहुत उत्साह से भरा हुआ था। उसकी खुशी इस बात की थी कि टोनी पार्कर मर चुका है, नागरे भी मर गया था। एक ही रात में उसके दोनों दुश्मन खत्म हो गए थे। अब उसे स्पष्ट रूप से लग रहा था कि मुगल बादशाह की दौलत उसी की है। देवराज चौहान ने उसे जरा देवराज चौहान की उसे जरा भी परवाह नहीं थी। मन में पूरा विश्वास था कि वक्त आने पर वो देवराज चौहान से निपट लेगा। सुबह जब टोनी पार्कर की हत्या की बात खुली तो सब हक्के बक्के रह गए थे। पार्कर के आदमियों को तो समझ में नहीं आया कि क्या हो गया और क्या करें। परंतु जितेन और बूंदी ने उन्हें संभाल लिया। जितेन ने समझाया कि इस वक्त यहाँ रुकना बेकार है और वापस लौटना भी ठीक नहीं होगा। बेहतर यही है कि मोहन दासा का हाथ पकड़ लें। दासा हमें उस दौलत में से कुछ दौलत देगा। जितेन का कहना सही था और सबको ठीक लगा। आखिरकार वो टोनी पार्कर की लाश को भूलकर मोहन दासा के साथ चल पड़े। पार्कर का ऐसा कोई आदमी नहीं बचा था जो उन्हें कमांड करता। उनमें सबसे बड़ा जितेन ही था। टोनी पार्कर का ऊंट खाली था। जितेन और बूंदी एक ही ऊंट पर बैठ गए थे। अब सफर शुरू हुए 2 घंटे हो चुके थे। आगे दूर देवराज चौहान का काफिला जाता दिख रहा था। मोहनदासा प्रसन्नता भरी निगाहों से जितेन को देख लेता और चिल्लाकर उसे कहता, तू मेरा दोस्त है दोस्त। जवाब में जितेन मुस्कुरा देता। मोहनदासा को आज गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। पार्कर और नागरे के मरने की उसे बहुत खुशी थी। बसंत गोला भी खुश दिखाई दे रहा था। वक्त बढ़ने के साथ साथ गर्मी भी बढ़ती जा रही थी। सूरज धीरे धीरे आसमान के बीच सरक रहा था। बूंदी, ऊंट पर बैठे अपने पीछे बैठे बूंदी से जितेन कह उठा, तू मेरे साथ है ना? पूरी तरह जितेन, हम एक हैं। पर बात क्या है? मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या? अगर तू मेरा साथ दे तो हम बड़ा खेल खेल सकते हैं। जितेन का स्वर धीमा था। वो कैसे? क्या तूने ये सोचा है कि मुगल बादशाह की दौलत सारी की सारी हमारे हाथ लग जाए? बूंदी एकाएक बेचैन सा दिखा, कुछ परेशान भी। तू पागल है। बूंदी ने ऊंट की पीठ पर पहलू बदला। क्यों? सारी दौलत हमारी कैसे हो सकती है?
पहले की बात और थी बूंदी। हम टोनी पार्कर के लिए काम करते थे। पार्कर अब जिंदा नहीं है, उसकी हत्या हो गई है। दौलत तक पहुंचने का लंबा रास्ता हमने तय किया है, तो वापस क्यों पलटे? मोहन दासा को तू कम क्यों समझ रहा है? दासा हमारा कुछ नहीं लगता। वो तो ठीक है, पर यहाँ पर हमें मिलकर हमें यहाँ पर हमें मिलाकर 10 आदमी हैं, जबकि मोहनदास और बसंत गोला को मिलाकर वो लोग 8 हैं। तू चाहता क्या है? क्या मतलब है तेरा? मैंने कल रात नागरे को मारा। बहुत आसान काम लगाई, जितेन ने कहा। गोपाल नाले को मारने में मुझे भी कोई दिक्कत नहीं आई। बूंदी गंभीर हो गया। तू क्या दासा और गोला को मारने की सोच रहा है? तू भी सोच। नहीं, बूंदी हड़बड़ाया। डरता क्यों है? ये काम हम अपने लिए करेंगे। दूसरों के लिए बहुत कर लिया काम। नहीं जितेन, इसमें ज्यादा खतरा है। बूंदी के होंठ सु, बूंदी ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। मोहनदासा और गोला खत्म हो गए तो हमारे व्यारे नारे हो जाएंगे। मुगल बादशाह की दौलत हम पालेंगे। देवराज चौहान को क्यों भूल रहा है? उससे भी निपट लेंगे। पहले दासा और गोला को तो साफ करो, जितेन ने कहा। तू सपने बुन रहा है। मैं पहली बार कोई बड़ा काम अपने लिए करने की सोच रहा हूँ। दासा के साथ 7-6 आदमी भी हैं। जब दासा और गोला नहीं रहेंगे तो सोच वो क्या करेंगे। क्या करेंगे वो? क्या हमसे झगड़ा करेंगे? बूंदी चुप रहा। झगड़ा नहीं करेंगे, हम उन्हें दौलत देने की बात कहकर अपने पीछे लगा लेंगे। जितेन बोला। गर्मी बहुत है। बूंदी बड़बड़ा उठा। जितेन पीछे देखता क्या उठा। नागरे का मामला खत्म हो गया। वो लोग पीछे नहीं आ रहे। नागरे और गोपाल नाले की लाशें देखकर उन सबके हौसले टूट गए होंगे। ऐसे में उनके पास वापस जाने का ही रास्ता बचा है, और वो पलट गए। इसी तरह दासा और गोला की मौत के बाद दासा के आदमियों का दम खत्म हो जाएगा। तू ही सोच, जब उनका मालिक नहीं रहा तो वो क्यों झगड़ेंगे? ऐसे में वो खुशी से हमारे साथ आ मिलेंगे। तूने तो परेशान कर दिया जितेन मुझे। शांति से सोच, मेरी बात में दम है। जितेन का गंभीर स्वर था। काफिला आगे बढ़ा जा रहा था। गर्मी अब तेज होने लगी थी। रेत गर्म हो चुकी थी और शरीर से टकराते हवा के झोंके बेहद गर्म थे। चेहरे पर गर्म हवा के थपेड़े पड़ते ही वो बार बार झुलसता लगता। आगे बहुत ज्यादा दूरी पर देवराज चौहान का काफिला जाता दिखाई दे रहा था। वो कभी दिखते तो कभी निगाहों से ओझल हो जाते। जितेन, काफी देर बाद बूंदी धीमे से स्वर में बोला। बोल। कहता तो तू ठीक है। दासा और गोला की मौत के बाद वो आसानी से हमसे मिल जाएंगे। बूंदी ने कहा। अब समझ में आई ये बात? बाद में उनका क्या करोगे? शूट करके लाशें इसी रेगिस्तान में फेंक देंगे। जितेन ने शांत स्वर में कहा। निपटना बड़ा आसान रहेगा। जाने क्यों तेरी बात सुनकर बेचैनी हो रही है। जब इस बात को पूरी तरह हजम कर लेगा तो तेरे को सब ठीक लगेगा। जितेन मुस्कुराया। बूंदी खामोश रहा। काफिला आगे बढ़ता जा रहा था। घंटे भर बाद बूंदी बोला। अब घबराहट नहीं हो रही दोनों को मारने की सोचकर? मेरी योजना भी ठीक ही लग रही होगी। हाँ, अभी कर दें दोनों का काम। बूंदी खतरनाक हो उठा। अभी कुछ किया तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे? हम मोहनदासा पर गोलियां चलाएंगे तो तब तक उसके आदमी हम पर गोलियां बरसा देंगे। जितेन ने कहा। ये तो तूने सही कहा। मौका पाकर दासा और गोला को चुपके से खत्म करना है, इस तरह कि दासा के आदमियों को समझने का हमें वक्त मिल जाए। ठीक है, आज शाम को जहां रुकेंगे वहां दोनों को खत्म कर देंगे, गोपाल नाले और नागरे की तरह।